हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉज विद ललित में। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि मुस्लिम्स क्या होता है, उनका रिलीजन क्या होता है और आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद वो कैसे शिया और सुन्नी में डिवाइड हो गए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शिया और सुन्नी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, उनके संस्थापक कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मुस्लिम्स के जनरली 3 सेक्ट्स हैं। फर्स्ट है सुन्नी, सेकंड है शिया और थर्ड है मुतज़िला। सुन्नी जो है, सुन्नी सेक्ट्स के फर्दर 4 स्कूल्स हैं। फर्स्ट है हनाफी स्कूल, सेकंड है मलिकी स्कूल और तीसरा है शैफ़ई, फोर्थ है हनबली स्कूल। शिया है वो आगे 3 और फर्दर सबसेक्ट्स में डिवाइड हो गया आफ्टर कुछ समय के बाद, अली के बाद। वो है इमामिया, इस्माइलिया और जैदियास। जो इमामी है फर्दर उसके स्कूल्स हैं अकबरी स्कूल और उसूली स्कूल, और जैदियास फर्दर आगे 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, खोजास एंड बोहरा। और थर्ड हमारा है सेक्ट्स है मुतज़िला। अभी हमने पढ़ा था कि शिया और सुन्नी कैसे डिवाइड हो गए, मुस्लिम कैसे डिवाइड हो गए शिया और सुन्नी में। अब हम उनके डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक एक स्कूल को हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में। हेलो गाइस, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हनाफी स्कूल को। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद क्या थे, जिन्होंने इस्लामिक जो विधि शास्त्र है, सबसे पहले इन्होंने ही उसको इस्लामिक विधि शास्त्र को लिखा था। जो इमाम अबू हनीफा थे, जो फाउंडर हैं हनीफा स्कूल के, उन्होंने हनाफी स्कूल के, तो उन्होंने क्या किया था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी प्रिंसिपल्स लिखे थे या विधि शास्त्र लिखा था इस्लामिक लॉ का, उसको सिंप्लीफाइड वे में डिकोड करके लोगों तक पहुँचाया, ताकि जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उसको अच्छे ढंग से समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा जनरली एक कुफा सिटी में पैदा हुए थे, जिसकी खोज की गई थी बाय द ऑर्डर ऑफ इमाम उमर, और इमाम उमर के ऑर्डर के द्वारा उसकी खोज की गई थी। जो इसके अलावा जो प्रॉफेट मोहम्मद के कज़न थे या उनके अनुयायी कह सकते हो, अली, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था कुफा सिटी को। अपने साथ वो 1500 अनुयायी वहाँ पे लेकर गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी अनुयायियों को शिक्षा दी इस्लाम के बारे में। तो उसके बाद जो है कि एक हमारा एक इपिक सेंटर बन गया, जो सेंटर होता है ना लर्निंग का। तो मतलब बहुत सारे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आकर आने लगे और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने लगे इस्लाम की। तो वहाँ से जो है ये पूरा जो इस्लाम था वो अरेबिक कंट्री से होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो अब बात हम करते हैं सबसे पहले जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनके अनुयायी थे अली और इब्न मसूद। वहाँ से जो जो इस्लाम की शिक्षा थी वो इनके अनुयायी, जो फर्दर जो अनुयायी हैं जो उन्होंने ग्रहण की, जो इनके जो स्कॉलर थे वो हैं शुरिया, शैबी, मशरूफ, उमर इब्न शर्जील, असवद और अल कम्हा। उमर बिन शर्जील के आगे फर्दर शिष्य थे इब्राहिम नकाई, हमाद इब्न सुलेमान और इमाम अबू हनीफा। जो इमाम अबू हनीफा के जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उनका नाम था इमाम हमाम इब्न सुलेमान। इमाम हमाद इब्न सुलेमान से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इमाम अबू हनीफा ने अपने फर्दर इस्लाम धर्म को कोडिफाइड किया, उसको सिंप्लीफाइड किया ताकि ये आसानी से समझ आ सके। जो उनके शिष्य हुए जफ़ार, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, हसन इब्न जियाद और अदर जो उनके शिष्य थे, उन्होंने फर्दर क्या किया इसको और इस्लाम धर्म को फैलाया और शिक्षा दी इस्लाम धर्म की, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, जिसके कारण अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। मोस्टली जो है मुस्लिम है हनाफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं। इंडिया में के भी मोस्टली मुस्लिम हनाफी स्कूल्स के जो भी लॉज हैं वगैरह हैं उन सबको फॉलो करते हैं। हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इमाम अबू हनीफा। जैसे आपको पता है इमाम अबू हनीफा हनाफी स्कूल का संस्थापक था, जिसका जन्म हुआ था आफ्टर 699 AD को।
और जो बॉर्न हुआ था कुफा सिटी में, जो मेन लर्निंग सेंटर था इस्लाम धर्म का। आप जब वो 12 साल का था तो उसकी मीटिंग हुई एक अनस से। अनस टाइप के अनस जो एक कंपेनियन था मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद का, उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद उसने एक लेक्चर अटेंड किया जफ़र से, एज ए सादिक नेम से, तो उसका शिष्य बना। उसके बाद उससे प्रेरित होकर, उसने उस लेक्चर से प्रेरित होकर क्या किया, एक इमाम हमाद का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ से उसने जो इस्लाम का जो विधि शास्त्र है, जो जो उसके लीगल्स चीज़ें वगैरह, जो उनके रूल्स हो गए, लॉ वगैरह हो गए, उनको वहाँ पे स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद उसने उसको फैलाया दूसरों तक, जहाँ से वो एकदम ऐसा शाइन हुआ कि उसके बाद बाहर विदेशों से बहुत से लोग इस्लाम की शिक्षा लेने के लिए आने लगे। और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो जो एक व्यापारी था, बिजनेस था उसका कपड़ों का, वो बहुत अच्छी फैमिली से था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो आफ्टर जो है उसके गुरु की डेथ होगी, इमाम हमाद की, तो उसके बाद वो उस जो इंस्टीट्यूट था उसका सक्सेसर बना इमाम का। उसने उस धर्म को पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड तक फैलाया। उसका वो जितना था कि लोग बाहर विदेशों से बहुत से लोग उनसे पढ़ने, उससे शिक्षा लेने आते थे। बाकी जो अबू हनीफा था, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व का प्राणी था। उसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी, अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह होती है तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि अगर उसको ऐसा बिलीव होता था कि अगर वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लेगा तो जो वो है अपने सही ढंग से फैसले नहीं दे पाएगा। इसलिए उसने कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो पद है कभी भी उसके लिए हाँ नहीं भरी। इसके कारणों से कई बार मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। और जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद उसके जो है अबू हनीफा की डेथ हुई 767 एडी में। उसके बाद जो उसके शिष्य थे, अब पुपिल्स डिसिप्लिन से, यूसुफ, इमाम मोहम्मद, शैबानी, जफर से इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाया। तो जो अबू हनीफा था उसने एक 40 मेंबर का एक ग्रुप बनाया जिसका मेन वर्क था कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। तो उसने एक 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसका मेन वर्क था कोडिफिकेशन करना इस्लामिक लॉ का, जो प्रॉफेट मोहम्मद देकर गए थे। तो उस कोडिफिकेशन को करने में कम से कम 22 साल लगे। और इन 22 सालों में इन्होंने कम से कम 5 लाख जो लीगल प्रॉब्लम्स थी उनको शॉर्ट आउट किया। आफ्टर जब इन 5 लाख प्रॉब्लम्स को इन्होंने कंपाइल कर लिया, शॉर्ट आउट कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने इमाम अबू हनीफा ने एक लेक्चर्स भी अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिया कि ये जो हमने अभी ज्ञान अर्जित किया है या जो प्रिंसिपल्स बनाए, प्रिंसिपल्स को डीकोडिफिकेशन करना है, इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए कहा। और इसके अलावा जो है इमाम अबू हनीफा ने ही अपने जो शिष्य थे उनको 5 टाइम्स दिन में प्रेयर करने के लिए कहा। जब इसकी डेथ हुई थी 767 एडी में, तो इसका जो अंतिम संस्कार होता है वो कम से कम 10 डेज तक चला, जिसमें रोज 50,000 लोग इनके दर्शन के लिए आते थे। यहाँ तो हमारा कवर हुआ, हमने पढ़ा कि हनाफी स्कूल क्या है और उसके फाउंडर जो थे अबू हनीफा, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मलाकी स्कूल के बारे में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ललित में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हनाफी स्कूल क्या होता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मलाकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ
क्या होता है। आप जैसे ही आप जानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जो उनके मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो उनके अनुयायी हुए थे, तो जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी मलिकी स्कूल में, जो मेन उनके अनुयायी थे ये थे उमर इब्न खदम, आयशा बेगम जो उनकी यंगेस्ट वाइफ थी, जियाद इब्न ताबित, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास। जो प्रॉफेट मोहम्मद ने जो अपने लॉ दिए थे या सिद्धांत दिए थे, जो अपने थॉट्स वगैरह दी थी, वो ग्रहण की उनके अनुयायियों ने। इन अनुयायियों से ये तो सिद्धांत फॉलो, इनके सिद्धांत फॉलो किए अब्दुल्ला, उर्वाहा, कासिम, सैयद, सुलेमान, खदीजा, सलमान इब्न अब्दुल्ला, एंड उनके बाद इब्न सना, शाब, नाफी, अब्दुल जिनाद, या इब्न सैयद और रबिया। रबिया के बाद ये फाइनल पहुंचे इमाम मलिक के पास, जो वो कौन थे, फाउंडर थे मलिकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ के। और इनका जो इमाम मलिक है, इनका जो जन्म हुआ था मदीना सिटी में हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद की भी बॉर्न जन्म स्थान था। इसको हम मदानी स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मदानी स्कूल भी कहते हैं। इसके अलावा जो ये स्कूल था जनरली बिलीव करता था, जो प्रॉफेट मोहम्मद उनकी जो ट्रेडिशंस बना के गए हैं, सिर्फ उनके रूल्स को, सिद्धांत को सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करता था। जो इनका इस मलिकी स्कूल की थिंकिंग ये थी कि जो भी समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए, उनका सोल्यूशन जो प्रॉफेट मोहम्मद अपने ट्रेडिशंस दे के गए, उन्हीं के बेस पे उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर उन्हीं ट्रेडिशन के बेस पे भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो उनको फॉलो करना चाहिए इज्मा एंड कियास। तो इन दोनों इज्मा और कियास के अगर की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना चाहिए। अगर उनके बाद भी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं निकलता, तो जो भी है इसके अलावा एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी, प्रैक्टिकल डे टू डे जो प्रॉब्लम्स निकलती थी, उनकी प्रैक्टिकल वे में भी उसका सोल्यूशन निकालने पे विश्वास रखते थे। अगर उनका ये बिलीव था कि अगर इन सब से भी अगर जो सोल्यूशन नहीं निकलता, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाए ताकि एक सही निर्णय दे सके। तो इनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक थी किताब उल मुवत्ता, जिनमें इनके सब ट्रेडिशन, जो मलिकी स्कूल के ट्रेडिशंस है, वो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लिखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इमाम शफी थे, उनके अकॉर्डिंग अगर कुरान के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो इस्लामिक लॉ की, वो है किताबुल मुवत्ता, ठीक है। यह तो है हुआ मलिकी स्कूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इमाम मलिक। हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे इमाम मलिक की हिस्ट्री। वो कहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। जो इमाम मलिक बॉर्न इन मदीना सिटी ऑफ 713 AD, जो इनका जन्म हुआ था मदीना सिटी में हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद की भी जन्म वाला शहर था। कौन से सन में हुआ, 713 AD, और बॉर्न इन द सिटी ऑफ मोहम्मद। एंड वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, अपनी जो कुछ भी शिक्षा वगैरह थी, जो उन्होंने मदीना सिटी में ही रहकर अपनी कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया लॉ और रिलीजन में इन द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट, मस्जिद ए नबवी। जो उन्होंने जो इस्लाम का जो धर्म था, उसके जो कानून थे और धर्म के बारे में जो एक लेक्चर दिया था, मॉस्क ऑफ प्रॉफिट जो थी, जिसमें दिया था, जो मस्जिद थी, मस्जिद ए नबवी। उसके बाद उन्होंने जो है हादिद की शिक्षा ली, किससे, अब्दुल रहमान से, इब्न हरमुज से, नजी इब्न जगवान से, सैयद हाई और सैयद से। और फिक्र की जो शिक्षा ली रबीस इब्न फारूक से। तो इन्होंने अपने लेक्चर्स जो थे हदीस और उस पे फिक्र पे जब तब देना चालू किया जब इनको परमिशन मिल गई। जो 70 जूरिस्ट थे जिनको जिनसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जब तक इन्होंने ये परमिशन नहीं दे दी उन 70 जूरिस्ट ने की कि आप लेक्चर्स नहीं दे सकते, जब तक उन्होंने अपने कोई भी लेक्चर और अपनी जो नॉलेज था उसका विस्तार नहीं किया। उसकी परमिशन मिलने के बाद ही उन्होंने लेक्चर्स देना स्टार्ट किए हादिस और फिक्र पे।
और इनके बारे में एक है कि ये बहुत ही मतलब कि जो भी डिसीजन देना होता था वो बहुत सोच समझ के देते थे। अगर इनको कुछ डाउट होता था कि कोई मैं डिसीजन दूंगा उसमें मेरे को श्योरिटी नहीं है या इसके अंदर कुछ डाउटफुल है, तो वो उसके लिए साफ मना कर देते कि मैं इस बारे में कुछ मत नहीं दे सकता। और उसके बाद एक चीज़ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो मोहम्मद नफीस था उसका सपोर्ट किया था। ये इनकी एक खास बात ये थी कि किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के या राजनीतिक दबाव में ये कभी भी नहीं आते थे। उसी का एक उदाहरण है, उन्होंने एक सपोर्ट किया था मोहम्मद नफीस को बाय हिज फतवा, जो अगेंस्ट कैलिफ मंसर अब्बासी जो एक कैलिफ थे उनके अगेंस्ट में फतवा जारी करके मोहम्मद नफीस का सपोर्ट किया था। और उसका सपोर्ट करने के लिए और उनके अगेंस्ट में फतवा जारी करने के कारण उनको उनको 70 कोड़े मारे गए थे। किसके द्वारा? जफ़ार अब्बासी, जो कि भाई था कैलिफ मंसार अब्बासी का। जैसे ही उनको मंसार अब्बासी को इस बारे में पता चला कि उनको 70 कोड़े मारे गए हैं, तो उन्होंने इसके लिए उनसे माफ़ी मांगी और उनको इराक विजिट करने के लिए इमाम मलिक को इराक विजिट करने के लिए कहा, पर इमाम मलिक ने विजिट करने से मना कर दिया। आफ्टर जैसे कुछ समय बाद जो थे कैलिफ मंसार अब्बासी, उन्होंने हज की यात्रा की, वहाँ पे वो उनसे मिले इमाम मलिक से और उनका बहुत ही सम्मान किया। उनकी बहुत ही 85 साल की एज में इनकी डेथ होगी, मदीना में ही डेथ हुई इनकी। उसके बाद उनको इन अल बाकी में उनको दफना दिया गया। अब इतना हमने पढ़ा हनाफिस। अब हमने पढ़ा मलिक स्कूल के बारे में, इमाम मलिक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे शैफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू। हम पढ़ेंगे शैफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ में। पिछले 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था हनाफी स्कूल और मलिक स्कूल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे शैफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। जो है शैफी स्कूल, जो इमामी इस्लामिक लॉ फाउंड किसके द्वारा किया था? इमाम शाफी के द्वारा, और जिसका जन्म हुआ था 767 AD में इन गाजा सिटी में, जो कि है फिलिस्टाइन में। जो इमाम शफी वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक स्कूल, बॉर्न इन 767 AD इन गाजा फिलिस्टाइन। अब इनके बारे में यह है कि जब ये 2 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर की डेथ होने के बाद जो इनकी मदर है, इनको मक्का सिटी में लेकर आई थी। इन मक्का में आके इन्होंने हादीस और फिक्र की शिक्षा ली। इनके बारे में ये माना जाता है कि जब ये 7 साल के थे तो इन्होंने पूरी की पूरी कुरान को एक प्रकार से याद कर लिया था। और जब तक रहे तब तक वहाँ रहे जब तक इनके मास्टर की डेथ नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने फिक्र की शिक्षा ली अंडर हनाफी जूरिस्ट मोहम्मद इब्न अल हसन। Thus he get the mastery in Hanafi as well as Maliki jurisprudence। जो उसके बाद उन्होंने जो फिक्र की शिक्षा ली किसके अंडर में? हनाफी जूरिस्ट मोहम्मद इब्न अल हसन, जिससे उनको हनाफी और उसके साथ साथ जो मलिकी स्कूल था, दोनों की उनको शिक्षा मिल गई। दोनों में इन्होंने मास्टरी प्राप्त की। जो इनका मेन स्कूल था वो दोनों का एक मिक्सचर था। और इन्होंने जो थे इनके बारे में इनकी एक ये थिंकिंग थी कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन कुरान से ना निकले। इसलिए इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी सिद्धांत थे, जो ट्रेडिशंस वो देखे गए थे, उनको स्ट्रिक्टली से फॉलो किया। और कुरान को इन्होंने सबसे ऊपर माना कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है। तो ये है शैफी स्कूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके चौथे स्कूल के बारे में। धन्यवाद। तो इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न मोहम्मद हनबल जो थे वो इसके फाउंडर थे हनबली स्कूल के, जिनका जन्म हुआ था बगदाद में 780 AD को। तो उन्होंने अपनी जो फिक्र की शिक्षा ली थी अंडर इमाम अबू यूसुफ एंड हादिस की शिक्षा ली थी हिशाम एंड सुफियान की द्वारा। जो इमाम जो हनबली स्कूल के संस्थापक थे इमाम अबू हनबली, तो इनका जो मोस्टली जो झुकाव था उसकी तरफ था, हादिस स्कूल की तरफ था। जो इसलिए हादिस स्कूल के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए ये
मक्का और यमन गए, वहाँ से इन्होंने इनकी शिक्षा ली। और इनका जो भी इन्होंने जो प्रिंसिपल्स हैं जो इनके हैं मोस्टली हादित पे ही बेस्ड है। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशंस पर विश्वास करते थे, जो इसलिए वो प्राइवेट जो एक होता है ना पब्लिक टाइप की डीलिंग वीलिंग, तो उसमें इनका ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। मतलब ये जो भी अगर हादिस या कुरान में जो लिखा हुआ है, जो भी पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती थी उसका सोल्यूशन सिर्फ हादिस और कुरान की तरफ, कुरान से ही शॉर्ट आउट करते थे। तो मतलब ये एक प्रकार से स्ट्रिक्ट थे हादिस और कुरान के प्रति। इनके अलावा ये किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते थे और हर किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और इसलिए उन्होंने जो किया और इज्मा को टोटली मतलब मोस्टली नेगलेक्ट किया और हादिस को सबसे ज़्यादा फॉलो किया। तो इनकी डेथ हुई थी 855 एडी में। और जो इनकी डेथ हुई थी 855 एडी में हुई थी। ये माना जाता है कि जब इनकी फुंडल हुआ था या अंतिम संस्कार हुआ था तो उसमें 8 लाख इनके फॉलोअर्स वहाँ पे मौजूद थे। और इन्होंने इस स्कूल की एक बुक थी जिसका नाम था मुस्मद उल इमाम हनबल, जिसमें कम से कम इन्होंने 50,000 जो रूल्स हैं वो लिखे थे रिलेटेड टू हनबली स्कूल, जिसका इनके द्वारा अनुयायियों के द्वारा इनका पालन किया गया। और जो 50 लाख जो रूल्स थे वो क्या करते थे, मोस्टली हादिस पे ही बेस्ड थे, जिसकी हेल्प से वो अपनी जो लीगल प्रॉब्लम होती थी उनका सोल्यूशन निकालते थे। ये यहाँ तक तो हुआ हमारा सुन्नी स्कूल का। अब हम आगे बढ़ेंगे शिया स्कूल के डिफरेंस स्कूल्स के बारे में, शिया सेट के डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे शिया स्कूल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो मुस्लिम रिलीजन था तो पार्ट में डिवाइड हो गया था, शिया और सुन्नी में। शिया के हमने 4 स्कूल डिस्कस किए थे। अब हम शिया के जो 3 स्कूल हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो शिया स्कूल है वो जो शिया सेक्ट है वो फर्दर 3 स्कूल्स में डिवाइड हुआ, जिसका पहला नाम था इत्न अशारिया स्कूल, सेकंड था इस्माइलिया और तीसरा जहरिया। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इत्न अशारिया स्कूल के बारे में। और सबसे बड़ी बात, एक शिया जो सेक्ट है इसमें इमाम को सबसे ऊपर माना जाता है इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक चाहे स्पिरिचुअल वे में हो चाहे सेकुलर वे में हो। इमाम को ही सबसे ऊपर माना गया, क्योंकि इमाम ने जो कह दिया समझ लो वही इनको फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। तो अब बात करते हैं इत्न अशारिया स्कूल के बारे में। तो इत्न अशारिया स्कूल, जिसको हम इमामिया स्कूल भी कहते हैं, तो इनके सबसे पहले जो इत्न अशारिया स्कूल था उनके सबसे पहले इमाम हुए अली, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। तो अली के बाद जो उनके 2 बेटे थे हसन और हुसैन। तो उनके बाद हसन और हुसैन जो है सेकंड एंड थर्ड इमाम बने। और उसके बाद हुसैन की डेथ के बाद जो उनका बेटा था अली असगर जैनुल अदीन जो है 4th इमाम बना। यहाँ तक तो जो था शिया सेक्ट्स है वो एक यूनाइटेड रहा, कोई डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर अली असगर जैनुल अदीन के बाद जो है वो शिया सेक्ट जो ये स्कूल था वो मतलब शिया जो है वो फर्दर और पार्टों में डिवाइड हो गए। तो उनके बाद इन 4थे इमाम के बाद आए 5th इमाम मोहम्मद अल बकीर, उसके बाद 6 जफर एस सादिक और 7th इमाम मसूल काजिम, 8th अली अल रजा, 9th मोहम्मद अल तकी अल जावेद एंड 10th अल नकी अल हदी और 11th अल हसन अल असफारी और 12th मोहम्मद अल मुंतजा। तो जो इस स्कूल में माना जाता है कि सिर्फ 12th, तो उसके बाद जो ये है शिया स्कूल फर्दर 2 सेक्ट्स में वो डिवाइड हो गया। जो ये शिया स्कूल है 2 सेक्ट्स में वो डिवाइड हो गया, एक अकबरी एक असूली। तो अकबरी क्या है, जनरली फॉलो करता है इमाम के ट्रेडिशंस को।
मतलब कि जो भी इमाम्स ने कह दिया वो इनको फॉलो करना है, उसके अलावा ना ये अपना वो नहीं देखते कि खुद की सोच या वो हो, लेकिन जो इमाम की जो सोच है सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, जो कह दिया वो एक प्रकार से पत्थर की लकीर होगी। और उसके बाद जो उसूली है वो कुरान के टेक्स्ट को फॉलो करता है। जो भी अपनी लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो कुरान के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अनुसार अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे इस्माइलिया स्कूल के बारे में। हम पढ़ेंगे इस्माइलिया स्कूल के बारे में। तो इस्माइलिया स्कूल के बारे में हम पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि जो 6th इमाम थे जफ़र एस सादिक इस्माइल, उनके दो लड़के थे, बेटे थे। फर्स्ट था इस्माइल और सेकंड था मूसा अल काजिम। तो जो सबसे बड़ा लड़का था उनका इस्माइल, जनरली वही संस्थापक थे इस्माइलिया स्कूल के। तो क्या हुआ कि कुछ रीजंस हुए होंगे जिसके कारण जो उनके फादर थे जफर एस सादिक इस्माइल ने अपने जो बड़ा लड़का था इस्माइल को घर से बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। तो जो इनके बड़े लड़के की डेथ भी अपने फादर से पहले हो गई। तो जो मोस्टली जो शिया कम्युनिटी है जो है वो इस्माइल को अपना 7th इमाम नहीं मानती, जो मेजॉरिटी है। तो वो मूसा अल काजिम को अपना 7th इमाम मानती है। लेकिन जो माइनॉरिटी थी या जो भी लोग थे, जो कुछ लोग जो थे मूसा अल काजिम को अपना 7th इमाम नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग जो 7th इमाम थे वो इस्माइली थे। तो जो इनके फॉलोअर्स हैं इस्माइली स्कूल के फॉलोअर्स, उनको सेवनर फॉलोअर्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 7th ही इमाम हुए हैं, उसके बाद कोई भी इमाम नहीं हुआ है। पर ऐसी बात भी नहीं है, उनका बिलीव है कि इसके बाद भी इमाम हुए, लेकिन उन्होंने अपने उन सब इमामों ने अपने आप को हिडन कर दिया। उनका ये मानना है कि ये दोबारा अपीयर होंगे जब वे देखेंगे कि कुछ अच्छी कंडीशन है, कि ये अच्छा मतलब कि अच्छा मौका है कि वो अपीयर होने का, तो वो अपने आप को दोबारा से अपीयर कर लेंगे। तो इमामिया स्कूल आगे 2 पार्ट में और डिवाइड हुआ, खोजास और बोहरास। तो खोजास जो थे वो ओरिजिनली हिंदू थे, जो बाद में कन्वर्टेड हो गए, मुस्लिम बन गए। और जो बोहरास थे वो ओरिजिनली इस्माइलिया थे। तो ये जनरली जो है इस्माइलिया स्कूल ऑफ लॉ है, जो मोस्टली एशिया, इंडिया, पाकिस्तान साइड ही फैला हुआ है। और बोहरास जनरली मोस्टली पाए जाते हैं बॉम्बे के साइड पे। तो इस स्कूल को फॉलो करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो ये पढ़ा हमने इस्माइलिया स्कूल के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे जैदिस स्कूल के बारे में। तो जैदिस स्कूल जो 4th इमाम थे, तो उनका जो सन था जया, वो इस स्कूल का संस्थापक था। और जनरली ये जो यमन इन साउथ अरेबिया में ये रिकोगनाइज्ड है। जनरल ये इसके मोस्टली प्रिंसिपल्स है मोस्टली स्कूल इनकॉर्पोरेट सम सुन्नी प्रिंसिपल्स। जो ये स्कूल है इसमें जो सुन्नी के कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको भी रिकॉग्नाइज किया। तो इसके जो शिया स्कूल था जनरली जो 4th इमाम था उसके बाद ही थोड़ा यहाँ से अलग हुआ। जो उसके बाद ये माना जाता है कि जो 4th इमाम थे, 4th इमाम के बाद ही जो शिया है वो फर्दर आगे डिवाइड हो गया और जैदी स्कूल्स की स्थापना हुई, जिसके जो संस्थापक थे जयाद थे। अब बात करें मोटालिजा स्कूल के बारे में। emerged as separate sector of Islam around 9th century। जो 9th century के अराउंड ही ये एज ए सेपरेट अलग ही तो तरीके से ये अस्तित्व में आया। और इसको एस्टेब्लिश किया अता अल गज़ल ने। और ये स्कूल जनरली कुरान को में ही बिलीव करता है। और ये ऐसा स्कूल है मुस्लिम लॉ का जिसने मोनोगैमी थी उसको रिकॉग्नाइज किया।
एक से ज़्यादा विवाह को, जो एक ही विवाह को इसने मान्यता दी, एक से ज़्यादा विवाह को इसने नकार दिया। इसके अलावा इसने डिवोर्स को भी मान्यता नहीं दी है अपने मोटालिजा स्कूल में। इसके अकॉर्डिंग अगर डिवोर्स कोई ट्रिपल तलाक या तलाक के थ्रू डिवोर्स नहीं दे सकता, उसके लिए एक जज का प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी अगर तलाक लेना है तो वो जज की प्रेजेंस में लिया जाता है। तो अब हमने यहाँ से सारे स्कूल कवर किए। आशा है कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, लाइक निकाह, तलाक इन मुस्लिम्स वगैरह। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम मुस्लिम लॉ के कवर करेंगे। धन्यवाद।